लास्ट वीडियो हमने मौर्य प्रशासन, मौर्य जो वंश था उसके बारे में पूरा अध्ययन किया था। आज जो स्पेशली हम चर्चा करेंगे वो मौर्य प्रशासन पर करेंगे। मौर्य प्रशासन एक्चुअल में हिस्ट्री में जितने भी एशियन टाइप के प्रशासन हुए हैं मेडिवल इंडिया मध्यकालीन इतिहास में, इनसे मोस्टली क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में। कभी हो सकता है आपने पॉइंट्स के नाम पूछ ले, कभी कभी इनके अधिकारी जो होते हैं या नगर प्रशासन या जो व्यवस्था होती है प्रांतों की, प्रांतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इन सारे से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। टाइम जो प्रांत थे, जैसे आजकल प्रांत हमारे स्टेट होता है, प्रदेश होता है, तो उस टाइम प्रांतों को बुलाया जाता था चक्र। तो पहले ध्यान रखना कि प्रांतों को किस नाम से बुलाया जाता था, चक्र। फिर प्रांतों को इन लोगों ने डिवाइड कर रखा था मंडल में से। आजकल भी आपने देखा होगा, पहले देश होता है, फिर देश से छोटा प्रांत होता है, फिर प्रांत को मंडल में, मंडल को डिस्ट्रिक्ट में, इस प्रकार से इन लोगों की यूनिट बना रखी थी। तो प्रांत को इन लोगों ने बांटा था मंडल में। मंडल को किसमें बांटा था, विषय में। विषय को स्थानीय, स्थानीय को द्रोणमुख, द्रोणमुख से छोटी इकाई खारवटिक, खारवटिक से छोटी इकाई संग्रहण, और संग्रहण से छोटी इकाई ग्राम। बेसिकली ये इनकी यूनिट थी प्रशासन की। तो एग्जाम में आता सबसे छोटी यूनिट कौन थी, तो सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की ग्राम, और सबसे बड़ी थी प्रांत। प्रांत के अधिकारी को कहा जाता था कुमार या आर्यपुत्र। कभी कभी इनसे क्वेश्चन बन जाता है, प्रांत का जो मेन अधिकारी, मुख्य अधिकारी था, उसे क्या बोला जाता था, कुमार या आर्यपुत्र। मंडल लेवल आजकल भी होता है, इसके मंडल लेवल का अधिकारी बोला जाता था प्रतिष्ठा। अच्छा, इसमें मंडल से छोटी इकाई है विषय। विषय का मतलब है आजकल के टाइम के जिला से, और उस टाइम विषय का अधिकारी होता था तो विषयपति या स्थानिक। ठीक है। फिर विषय से छोटी इकाई थी स्थानीय। स्थानीय उस इकाई को कहते थे जो 800 ग्रामों से मिलकर बनती थी। स्थानीय से छोटी इकाई थी द्रोणमुख। द्रोणमुख उस इकाई को कहते थे 400 ग्रामों से मिलकर बनती थी। आपको थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक आइडिया रखना है। खारवटिक है वो 200 ग्रामों से मिलकर बनी है, द्रोणमुख 400, स्थानीय 400 में 800 से। ठीक है। संग्रहण 10 ग्रामों से मिलकर बनती थी, और संग्रहण के जो मुख्य अधिकारी था उसको कहा जाता था गोप। ये लिखा है यहाँ पर गोप। जबकि ग्राम के अधिकारी कहा जाता था ग्रामणी। जबकि शेरशाह के टाइम देखेंगे तो चौधरी या मुकद्दम बुलाता था, लेकिन यहाँ पर ग्राम का अधिकारी किसे बुलाता था, ग्रामणी को। ठीक है। तो उनका पूरा का पूरा प्रांत इतने भागों में बटा हुआ था। ये उसकी छोटी छोटी यूनिटें थी। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो चाणक्य की पुस्तक है लोक प्रशासन के ऊपर, उससे मौर्यों के समय के 18 अधिकारियों को उस टाइम कहा जाता था तीर्थ। 18 तीर्थों का वर्णन हमें कुछ मैंने शॉर्टलिस्ट किए जो आपके जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली पहला मंत्री, मंत्री मतलब प्रधानमंत्री जो आजकल होता है उसी टाइप से। सैन्यदाता, याद रखना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। सैन्यदाता उसको कहा जाता था जो कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष जिसका सारा फंडिंग वगैरह पैसे का ये सब कोष। क्षमाहर्ता, क्षमाहर्ता इसको कहा जाता था जो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। मतलब आज के फाइनेंस मिनिस्टर जैसा जो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था उसे कहा जाता था क्षमाहर्ता। व्यवहारिक किसे आता था, तो जो दीवानी न्यायालय, उस टाइप के न्यायालय थे दीवानी। दो टाइप के आपके कोर्ट में आपके दो टाइप के केस वगैरह होते हैं, तो दीवानी होता है या फौजीदारी होता है। तो दीवानी न्यायालयों का जो प्रमुख था, दीवानी न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश था उसे कहा जाता था व्यवहारिक, और जो फौजीदारी न्यायालय का प्रमुख होता था उसे कहा जाता था प्रतिष्ठा। याद रखना प्रतिष्ठा। और जो सैन्य सामग्री का प्रबंधन करता था, राजा के लिए सैन्य सामग्री का प्रबंधन करता था उसे कहा जाता था दंडपाल। जो दुर्ग जानते हो, किले के अंदर दुर्ग स्थित होते हैं, राजा के रहने के लिए दुर्ग होता है, तो जो दुर्ग के अंदर का मैनेजमेंट देखता था, दुर्ग के अंदर का भीतरी दुर्ग का, उसे बुलाता था दुर्गपाल। और जो सीमावर्ती दुर्गों या सीमावर्ती जगहों का प्रबंधन करता था, सीमावर्ती इलाकों का, उसे बुलाता था अंतपाल। नगर का अधिकारी, नगर का प्रमुख अधिकारी, उसे बुलाता था नागरक। अंगरक्षक सेना का प्रधान, राजा के लिए वहां पर राजा का अंगरक्षक होता था, तो अंगरक्षक का प्रमुख अधिकारी को बुलाता था अंतर्वसिक। राजमहल की देखभाल करने वाले प्रमुख अधिकारी को दौवारिक, तथा वन विभाग का प्रमुख अधिकारी कहलाता था आठवें।
इनको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, इनको लग लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो ये उनके अधिकारी हुए। अर्थशास्त्र में कितना अधिकारी बड़ा मिलता है 18। इसमें कुछ मैं दिखा दिए आपको। ये उनके प्रांतों की इकाई हो गई, उनके प्रशासन की इकाई हो गई। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था पर। तो मौर्यों के समय देखो, वैदिक काल से हम लोग पढ़ रहे हैं पीछे, और वैदिक काल से हम लोगों ने पढ़ रखा है। कृषि आया, फिर पशुपालन आया, फिर मौर्यों के आते आते समय साथ में क्या ऐड हो गया, वाणिज्य। इस टाइम उद्योग भी ठीक ठाक चल रहा था, और प्रमुख उद्योग था इनका वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग इनका मेजर जो उद्योग था क्या था, वस्त्र उद्योग। हाँ, अगर अर्थव्यवस्था पूछी जाए तो अर्थव्यवस्था जब दोनों चीज है, तीनों चीज है, तो बोली जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, इनके टाइम जो फसल होती थी, जैसे आजकल तो हम लोग बोलते हैं जायद की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल। तो जो रबी की फसल होती है इनके टाइम बोला जाता है हेमंत की फसल, खरीफ की फसल को बोला जाता था ग्रीष्म की फसल, और जायद या जायद की फसल को बोला जाता था केदार की फसल। ठीक है, 3 टाइप की फसलें होती है, याद रखना। इनका जो टैक्स था 1/4 to 1/6 लेते थे। टोटल प्रोडक्शन जो खेतों में जितना उनका उपज होती थी उसका 1/4 to लेके 1/6 परिस्थितियों के हिसाब से। अब देखते हैं कि कर प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्सेशन या टैक्स। तो एग्जाम में पूछा था राजकीय भूमि के बदले कौन सा कर लिया था, राजकीय भूमि पर लगने वाला कर क्या कहलाता था, तो क्या कहलाता था, सीता। आगे ध्यान रखना, अगर ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा राजकीय भूमि का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष कौन था, सीता अध्यक्ष तो राजकीय भूमि का जो अध्यक्ष था वही सीता अध्यक्ष था। सीता कर क्या था, जो राजकीय भूमि पर कर लिया जाता था सीता कर। जो धार्मिक मामलों पर जो टैक्स लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, वली। जो नगद कर के रूप में लिया जाता था इसे हिरण्य। याद रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया, इंपोर्टेंट है। भूमि के मापने के बदले राजा द्वारा लिया जाने वाला कर रज्जु। सीमा पर कौन सा कर लगता था, तो ध्यान रखना सीमा जो एक दूसरे से दूसरे स्टेट में सीमा से, तो ये कहलाता था शुल्क। संकट, इमरजेंसी के टाइम भी यहाँ पर एक टैक्स लगता था। इमरजेंसी जब कभी युद्ध हो गया या कभी सूखा पड़ गया राज्य में या अकाल आ गया, तो उस टाइम संकट काल के समय लिए जाने वाला टैक्स था प्रडर। ये नया लगाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और गांवों से सामूहिक रूप से टैक्स लिया जाता था, उसे बोला गया पिंड। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रडर क्या था उस टाइम का, प्रडर कर क्या था, तो संकट काल के लगने वाला जो कर था वो क्या कहलाता था, प्रडर। अब बात करते हैं प्रांत की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 1 2 3 4 कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जितने अर्थशास्त्र में पढ़े थे उनको लिया गया। तो एक प्रांत था उत्तरापद, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इधर प्रांत का नाम है, चक्र का नाम है, इधर इनकी राजधानी है, राजधानी कैपिटल। तो उत्तरापद, तक्षशिला। दक्षिणापद की राजधानी थी सवर्णगिरी, प्रासी की राजधानी थी पाटलिपुत्र, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और कलिंग की राजधानी थी तोसाली। कलिंग को आपको पता है, कलिंग युद्ध करके अशोक ने तोसाली को अपने राज्यों में मिला लिया था, तो कलिंग तब बन गया था। तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसाली। अब मौर्यों के टाइम पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो जनरली एग्जाम में पूछा था, सिक्कों के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 बातें ध्यान रखना है। चांदी के सिक्के अगर पूछा था पढ़ याद कर लो, अर्ध पढ़ लगा है लेकिन चांदी के लिए आप पढ़ याद कर लो, एग्जाम में काफी बार पूछा था। तांबे के लिए मासक पूछा जाता, मासक। और स्वर्ण का मतलब सोना है, यह तो आपको याद ही रहेगा। तो चांदी के लिए पढ़, चांदी का जो सिक्का था, और मासक जो था वो आपका था तांबे का सिक्का। साथ साथ में काकड़ी भी तांबे का सिक्का था। ठीक है, प्लस मौर्यों के टाइम आज सिक्कों का बहुत प्रचलन होता है। आज सिक्के क्या है, आज सिक्के वो सिक्के हैं जिस पर ठप्पा या सील लगा दी जाती है, ठप्पा मार के जिसको बनाया जाता है, ऐसे सिक्के कहलाते हैं आपके आज सिक्के। नेक्स्ट, इस टाइम 4 व्यापारिक मार्ग है, इनकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं उत्तरापद क्या है। उत्तरापद उस टाइम था सिंधु से लेके सिंधु प्रांत जानते हो, सिंधु प्रांत से लेके पश्चिम बंगाल को जोड़ता था। तो उत्तरापद का निर्माण सबसे पहले कराया, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री इसकी बता दूं, उत्तरापद का निर्माण कराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, फिर इसी उत्तरापद को नवीनीकरण किया और इसका नाम शेरशाह ने रख दिया, शेरशाह सूरीमार्ग, शेरशाह सूरीमार्ग। फिर इसी मार्ग को फिर से नवीनीकरण कराया जनरल ऑकलैंड ने, अंग्रेजों के टाइम जनरल ऑकलैंड ने, और जनरल ऑकलैंड ने इसका नाम रख दिया जीटी रोड। तुम्हारा जीटी रोड वही है जो उत्तरापद था पहले। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा।
तो उत्तरापद सिंधु से बंगाल को जुड़ता था। जो पहला हमारा लिखा है पाटलिपुत्र ताम्रलिप्त, ताम्रलिप्त पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ये उत्तरापद का ही भाग है ये। दूसरा इनका एक व्यापारिक मार्ग था पाटन, पश्चिम के पाटन से लेके पूर्व के कौशाम्बी तक, कौशाम्बी। तीसरा मार्ग था श्रावस्ती से लेके प्रतिष्ठान, श्रावस्ती आपका उत्तर से लेके प्रतिष्ठान आपका पड़ता है दक्षिण भारत में। एक मार्ग था भड़ौच, भड़ौच आपका पड़ता है गुजरात में, भड़ौच से लेके मथुरा तक। तो 4 इनके व्यापारिक मार्ग हैं। अगर ये व्यापारिक मार्ग ही थे तभी तो ये वाणिज्य कर पाते थे। और ये स्पेशली जो व्यापारिक मार्ग थे वो किस में काम आते थे, वस्त्र उद्योग में। सिल्क का बहुत बड़े पैमाने पर आयात और निर्यात होता था उस टाइम, ठीक है। तो 4 व्यापारिक मार्ग थे, आप अच्छे से इनको याद रखिए। प्लस इनके 5 प्रांत थे, 4 तो पहले से, एक अशोक ने जीत लिया, तो 5 प्रांत को याद रखिए। प्लस अर्थशास्त्र में कितने टाइप के अधिकारी बताए गए, 18 टाइप के, तो इनको आप याद रखिएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। प्लस चांदी के सिक्के को पड़ कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था, और सोने के सिक्कों को कहा जाता था सुवर्ण। यहाँ पे आप याद रख सकते हो, ये तो एग्जाम में पूछा गया था, ग्राम का अधिकारी कौन था, ग्राम की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। ये याद रख सकते हो। संग्रहण जो था 10 ग्रामों का समूह था, खारवटिक जो था 200 ग्रामों का समूह था, द्रोणमुख जो था 400 ग्रामों का समूह था, स्थानीय था वो 800 ग्रामों का समूह था। कभी कभी एग्जाम में मैचिंग फॉर्मेट क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं, लेकिन जनरली नहीं पूछते हैं। प्रांत को ध्यान रखना चक्कर कहा जाता था। तो ये मौर्य प्रशासन पर आपका ये वीडियो था, समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो चर्चा करेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में। अशोक के शिलालेख, लघु लेख, बृहद लेख जितने पाए गए उन पे सारे पे चर्चा होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।